नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू द ऑडियंस प्रेजेंट ओवर हियर। मेरा नाम है Good नमन evening, सिंघल। everyone. इवनिंग मैम। सो आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। पर उससे पहले मैं मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी पहल शुरू करी है जिस पहल के ज़रिए हम आज हर एक घर तक पहुँच सकते हैं। आज एक लॉकडाउन का एरा चल रहा है जहाँ पे लोग बाग निकल के हॉस्पिटल्स तक नहीं जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो छोटे-छोटे गाँव, कस्बों में स्थित होते हैं, तो वो लोग हॉस्पिटल तक आके हमारी सेवाएँ नहीं ले पाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। तो मेवाड़ हॉस्पिटल एक पहल लेके आया है जिसमें वे अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स को आप तक लेके आ रहा है। तो इन्हीं लाइव सेशंस के थ्रू आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, आप हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं कि कब क्या करा जाए, और हमारे एक्सपर्ट हम आपके घर तक उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज हमारे साथ डॉक्टर देवश्री छपरवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देवश्री छपरवाल मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की एमडी है और इंडिया की एक बहुत ही रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैम, वी वेलकम यू ऑल। Thank you very much. Dr. Devshri Chaparwal has 19 years plus of rich experience in pediatric orthopedics. She also deals in polio trauma surgery, also arthroscopy and joint replacement. So it is needless to say she is the expert in her field, and we are very privileged to have you on board with us, ma'am. And thank you so much for your time. Welcome, Naman. Okay. So, ma'am, what do you think about the current situation and how Mewar Hospital is able to deal with the patients? Because because the patients feel that coming to a hospital right now is very skeptical in times of Corona. So, what do you have to say regarding that, ma'am? नमन, हम लोग अपने हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। हम सबसे बात कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट हम लोग अपने हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को ऐसे रख रहे हैं कि लोग इमीडिएटली आके डरे नहीं। हम लोगों ने एक डेस्क बना रखा है जहां हम लोग उनको काउंसिल करते हैं और थोड़ा सा सिखाते हैं कि कैसे थोड़ा सा हाथ में हम लोग सैनिटाइजर लगाएंगे, थोड़ा सा मास्क कैसे पहनाएंगे। ये सारा उसके एंट्री में ही समझा दिया जाता है, सो दैट उनका जो जर्नी होता है हॉस्पिटल के अंदर वो नहीं डरते उस इस चीज से। और थोड़ा सा बेसिक जो हाइजीन प्रैक्टिसेस होते हैं वो हम लोग सिखा देते हैं। और वैसे ही देखिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडियन पब्लिक has learned so much about coronavirus and its prevention through the government publications, TV, radio, that already I find them at least 60% educated on the subject. I have to just train them a little as soon as they enter the hospital. और उसके अलावा हम लोग हॉस्पिटल में बहुत सारा क्लीनिंग एक्टिविटीज करा रहे हैं। नाइट, डे, आफ्टरनून हम लोग सब जगह सैनिटाइजर्स से उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। डॉक्टर्स को हम लोग N95 मास्क प्लस कैप प्लस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोटेक्शंस दिए हैं। एंड दैट इज हाउ द OPD एंड द IPD इज गोइंग ऑन। I just pray to God कि everybody of us around who's taking so much of risk in running this show of Mewar Hospital is safe at the end of the story, and Corona just we defeat Corona. That's all. That's fantastic, ma'am. That is really good to hear that a multi-specialty group of hospital like yours is taking such preventive measures for their patients, and I solely believe कि हर पेशेंट जो कि मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में आएगा वो बिना किसी चिंता के, बिना किसी कोरोना वायरस के चिंता के आ पाएगा। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, मैम। ओके, एंड सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि हमें पता चला है कि जितना भी अभी लॉकडाउन का 2 से 3 महीने का पीरियड आया था, उस पूरे पीरियड में मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की कोई भी ब्रांच बंद नहीं हुई। आपके डॉक्टर्स, आपके एक्सपर्ट सदैव तत्पर थे कि कोई भी पेशेंट आए तो कोई भी पेशेंट खाली हाथ नहीं जाए और उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। और एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच व्हाट यू हैव डन फॉर द सोसाइटी, मैम। Welcome, Naman. This is my responsibility as a doctor, and we have tried to fulfill our responsibility to the 100%. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am. So coming on the topic, so for our viewers, so today we'll be talking about जन्मजात अंग विकृति, जिसे हम बोलते हैं कंजाइटल लिम्ब डिफॉर्मिटी।
सो आज हम इसी के बारे में बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इनकम्प्लीट लिम्स होते हैं जो बर्थ के टाइम पे, किस तरीके से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या उनके कारण होते हैं। सो आज हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट she'll be more than happy to answer all your questions. So let's proceed with it, ma'am. Okay, so मैम, जहां तक कि कंजाइटल लिम्ब डिफॉर्मिटी आता है, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये एक्चुअल में है क्या। मतलब आज बच्चों का जन्म होता है तो कुछ कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या है, कुछ लोग बीमारी ही नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ में ही नहीं आते हैं कि ये है क्या। सो आई वुड जस्ट वुड लाइक टू नो, और please tell our audience that what exactly is this deformity in children. जन्मजात जो विकृतियां होती है बच्चों में, वो यूजुअली एक बहुत सदमा के जैसा प्रेजेंट करते हैं। बिकॉज आज हालांकि हमारे पास बहुत एडवांस यूएसजी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, हर प्रेग्नेंट वुमेन को एएनसी पीरियड के दौरान अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है। आज गांव-गांव में भी गवर्नमेंट की सहायता से हमारे एएनसी फैसिलिटीज अच्छी हो गई है, यूएसजी भी कराते। बट कई बार क्या होता है, ये जो जन्मजात विकृतियां जो होती है ये डायग्नोज नहीं हो पाती। जैसे किसी के हाथ टेढ़े हैं या पैर टेढ़े हैं, वो एक्चुअली बेबी एक बहुत छोटे जगह पे बड़ा होता है। तो आप यूएसजी के द्वारा ये सारे विकृतियों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं जिनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। बेसिकली उन माँ बाप थोड़ा सा सदमे में आ जाते हैं जब ये विकृतियां देखते हैं। बट हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ विकृतियों की सोल्यूशन है। इट्स जस्ट दैट कि आपको जैसे ही आप इसको डायग्नोस करें और आपके डॉक्टर ने, स्पेशली गायनिकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, इनको सामना करते, उसको राइट गाइडेंस मिल जाए उसी वक्त पेशेंट को कि नहीं ये ऐसा विकृति है और आपको इस जगह पे जाना पड़ेगा। बस इतना सा ही एक सपोर्ट चाहिए सोसाइटी से। और फिर ये बच्चे जब हमारे पास पहुंच जाते हैं, मेरे जैसे और भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है ऑल ओवर इंडिया, उनके पास पहुंच जाए और हम लोग उनको सही दिशा दिखा पाए। धन्यवाद मैम, ये तो आपने बहुत बहुत ही अच्छी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि किस तरीके से लोग बाग जान सकते हैं कि एक्चुअल में विकृति है क्या। कभी कभार लोगों को लगता है कि एक्चुअली क्या होता है कि हम इंडिया में रहते हैं और लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ कुछ ग्रहों के कारण हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ नक्षत्र में खराबी है। यहाँ पे क्या होता है, कोई साइंस की बात नहीं करता है। सो पहले तो आपने ये बता के कि एक्चुअल में विकृति होता क्या है, ये थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि व्हाट इज दिस डिफॉर्मिटी एक्चुअली। ओके, सो कमिंग बैक आउट, आई वुड लाइक टू नो कि हाउ कॉमन इज दिस डिफॉर्मिटी इन चिल्ड्रन। सो बेसिकली क्या हर दूसरा या हर तीसरे बच्चे को डिफॉर्मिटी होती है, या फिर ये कितना कॉमन होता है डिफॉर्मिटी सोसाइटी में? नहीं, सो जन्मजात विकृतियां जो होता है बहुत टाइप के होते हैं, आप समझ रहे हो ना। हाथ के डिफॉर्मिटीज होते हैं, पैर के डिफॉर्मिटीज, कुल्ले के डिफॉर्मिटीज, फुट के डिफॉर्मिटीज होते हैं। तो जो कुल्ले और जो पैर के डिफॉर्मिटीज होते हैं ना, वो थोड़ा कॉमन होते हैं, जिसको कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप और कंजेनिटल टैलिपस इक्वाइनोवायरस मींस पैर जब मुड़ी हुई रहती है बच्चों की, वो थोड़ा सा कॉमन होते हैं। जैसे आप 1000 बर्थ देखेंगे तो 1 या 2 बच्चे निकलेंगे। बट जो रेयर डिफॉर्मिटीज होती है, जो रेयरली दिखा जाता है, वो 10,000 में 1-2 बच्चों में दिखा जाता है। और इनका कारण होता है मोस्ट प्रोबेबली जेनेटिक एनोमली। आप समझ रहे हो ना, जेनेटिक एनोमली कोई भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि हाँ एक हेल्दी पेरेंट्स का एक बच्चा जिनके अंदर ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो जाएगी। ज्यादातर कारण जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है, लेकिन कुछ कुछ कारण ऐसा देखा जाता है जिसमें जब मम्मी प्रेग्नेंट होते हैं, उनको अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ गलत दवाइयां चली जाती है, या कुछ जैसे टोबैको या दूसरे केमिकल का एक्सपोजर होता है मम्मी का, तो जाके अपने बच्चे में ऐसे कंजेनिटल विकृतियां आ सकती है। सो मेरी राय ये होगी कि जब भी अपने घर पे कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, उनको जरूर एएनसी में भेजे, और ध्यान रखे कि घर में ऐसे विकृतियां अगर है तो बहुत अच्छे सेंटर में जाके अल्ट्रासोनोग्राफी कराए, ताकि हम लोग इस विकृति को पहले ही डायग्नोस कर सके और मम्मी को वायरस, केमिकल, टोबैको, दूसरे तरह का इन्फेक्शन से बचा के रखे हम। इसमें मम्मी या पापा किसी की दोष नहीं होता है इसमें, किसी का। बिकॉज जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ये
बेसिकली इवन एज मेडिकल साइंस पीपल वी कैनॉट प्रेडिक्ट कि कौन से बच्चे में कौन सा जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी। ये एक सिंड्रोम के जैसा भी प्रेजेंट कर सकता है। जैसे एक हाथ टेढ़ा है तो उसमें उनका हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी गुर्दे में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी वर्टिब्रल कॉलम में प्रॉब्लम हो सकती है, और उनकी संडास के जगह पे भी प्रॉब्लम होती है, उनके सांस लेने की जगह पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। 5 एब्नॉर्मलिटीज एक साथ कभी कभी प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बैक्टीरियल सिंड्रोम्स बोलते हैं। सो मैम आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आज आज सपोज किसी के अंदर ये डिफॉर्मिटी दिख गई या किसी के अंदर ये विकृति दिख गई, सो कितना जल्दी उस चीज को डायग्नोस करना जरूरी है? बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें हाथ से निकल जाती है। पेशेंट कुछ माँ बाप समझते हैं कि आज आज तो बच्चा 1 साल का हो गया है, तो ठीक है ये डिफॉर्मिटी अपने आप समय के साथ सही हो जाएगी, या फिर आज बच्चा कुछ थोड़ा बड़ा होगा तो ये अपने आप सही हो जाएगी। तो लोगों के अंदर ऐसा है कि इसके इलाज की जरूरत ही नहीं है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके जैसे जैसे ऑर्गन्स डेवलप होते रहेंगे तो ये चीजें सही हो जाएंगी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये बात सही है या फिर इसके लिए इमीडिएटली उनको एक्शन लेना जरूरी है? कुछ हद तक आपका जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी आपने बोला ये सही है कि बच्चे बहुत अच्छी तरह डेवलप करके इन सब बीमारियों से निकल सकते हैं, बिकॉज उनके हड्डियां मोम की जैसा होती है। आप जैसे नरम मोम को जिस ढांचे में आप डालोगे वो ढांचा वो ले लेता है, उसी तरह बच्चों के हड्डियां होती है। तो ट्रीटमेंट वाइज आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ डिटेक्शन बहुत जरूरी है इन सब बच्चों का। जैसे ही बच्चा जन्म लिया और नर्सिंग होम में वैसे नॉर्मल डिलीवरी हुआ या एलएससीएस हुआ, उससे कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कुछ एब्नॉर्मलिटी दिख रही है बच्चों में, तो इमीडिएटली 1 या 2 दिन की उम्र में ही आप बच्चे को एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। एटलीस्ट डायग्नोसिस ले ले कि उस बच्चे में कौन सी जन्मजात विकृति है। अगर कुल्ले का है या घुटने का है या पैर और एंकल के रीजन का है, तो वो क्या चीज है, उसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे होगा, कितना दिन तक इलाज चलेगा, और कितना दिन तक मम्मी पापा को इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं हर 3 महीने में मेरे को बच्चे को दिखाना है, हर 3 महीने में मेरे को एक चेंज करना है, प्रोसेसिस ऑर्थोसिस हम लोग जो भी देंगे उसको भी रेगुलर फॉलोअप में रखना पड़ता है। बस हाँ, आपके पास डायग्नोसिस होना चाहिए पहले 7 दिन में कि मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद डॉक्टर खुद ही आपको गाइड कर देंगे कि इसको इमीडिएटली प्लास्टर की जरूरत है, या आप 2-3 दिन वेट कर सकते हो, 2-3 हफ्ते वेट कर सकते हो, कब बुला सकते हो। बिकॉज छोटे बच्चों में प्लास्टर लगाना एक बहुत चैलेंजिंग बात है। उनकी चमड़ियां बहुत नरम होती है और उनके पेशाब जो है बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं लोग, तो अगर पेशाब प्लास्टर के अंदर चले जाते हैं तो चमड़ी में रिएक्शन होती है। प्लस बच्चा प्लास्टर को टॉलरेट नहीं करते हैं, वो रात को रोते हैं, मम्मी थकी हुई रहती है डिलीवरी के बाद, फिर वो रोते हुए बच्चे का ध्यान रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स को और प्लस एक सोशल स्टिग्मा होता है नमन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई हैव टू डील विद इन माय प्रैक्टिस। सोशल स्टिग्मा होना ही नहीं चाहिए। कोई भगवान का ऐसा नहीं होता है कि इस बच्चे को ऐसा शाप दिया, कुछ नहीं होता है, मम्मी का कोई दोष नहीं होता है। ये जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी या किसी इन्फेक्शन के वजह से होता है, जो बहुत डिटेल में मेडिकल साइंस में डिस्क्राइब किया गया है। तो उसीलिए किसी को हम लोग दोषारोप नहीं कर सकते, बस इस चीज का डायग्नोज करें और इसको अच्छी तरह ट्रीटमेंट करें, यही एडवाइस देना चाहते हैं। मैम थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड कभी कभी कभार ऐसा होता है कि जिस हिसाब से कभी कभार मदर पे ब्लेम डाला जाता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, उसके बाद जब बच्चा बॉर्न होता है तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। क्या ये प्रॉब्लम को हम प्रेगनेंसी के टाइम पर ही डिस्कवर कर सकते हैं या फिर बर्थ होने के बाद ही डिस्कवर होती है? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, अगर एंटीनेटल केयर एएनसी में आप मम्मी को नियमित रूप से भेज रहे हैं, है ना, अगर उनको अल्ट्रासोनोग्राफी एक अच्छे सेंटर से करा रहे, तो काफी सारे डिफॉर्मिटीज प्रेगनेंसी के दौरान ही डायग्नोज हो जाता है। सो विच इज वेरी गुड, बिकॉज मम्मी पापा को टाइम मिल जाता है अपने मन को समझाने के लिए कि ठीक है मेरा बच्चा जब पैदा होगा उसके अंदर ये डिफॉर्मिटी देखा जाएगा। बिकॉज ज्यादातर मैंने सदमा उनको देखा है कि जहाँ यूएसजी में वो डायग्नोज नहीं हुआ और फिर बच्चा जब पैदा हुआ ना तब उन्होंने कुछ विकृति देखी। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड दिस, वी शुड गो टू गुड अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर्स
get the diagnosis during pregnancy and be mentally prepared that we have to go and visit a pediatric ortho or any specialist on this pediatric deformity for the diagnosed condition. सो मैम दैट इज द बेस्ट पार्ट। आज ऐसा होता है कि माँ बाप डर जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ही कि हमारा बच्चा किसी विकृति के साथ पैदा होगा, पर हमें ये समझाना उनको जरूरी है कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आज हर चीज का इलाज मौजूद है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी ऑडियंस में जितने भी माँ बाप अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जो भी ये सुन रहे हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर देवश्री छापरवाल ने बताया कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चे में ये विकृतियां आएंगी, पर हर चीज का आज इलाज संभव है। आज हमारे पास जब ऐसे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, इतने अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवेलेबल है, तो आप बच्चे को बर्थ के बाद डायरेक्टली 1 या 2 दिन बाद आप किसी अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाइए और जरूर उसका इलाज पॉसिबल है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैम हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे शैलेंद्र सिंह जी का। तो शैलेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी बेबीज आर बोर्न विथ लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट्स। आप मान के चले कि जो लिम्ब डेफिशिएंसीज होती है ना, वो 2 तरह के होते हैं, है ना। एक जिसमें पूरा लिम्ब एब्सेंट होता है ना, और एक होता है जो जिसमें एक लिम्ब छोटा होता है। ओके, सो ये डेफिशिएंसीज जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, आप समझ रहे हो ना। हर बार कभी एक हड्डी मिसिंग है, कभी 2 हड्डी मिसिंग होता है, कभी पूरा लिम्ब भी मिसिंग होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी वी आर डीलिंग विथ, वो उतना रेयर होता जाता है। जैसे अगर प्रॉक्सिमल फीमरल डेफिशिएंसीज आप देखोगे, वो शायद 10,000 में एक बच्चा दिखता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि आप टिबियल हेमिमेलिया, जो पैर का नीचे वाला पोर्शन है ना, जो घुटने के नीचे में एक साइड का हड्डी मिसिंग है, वो वाली डिफॉर्मिटी फिर भी थोड़ा सा, लेट्स से 10,000 बच्चे में आप लाइक आप 2 देखोगे। इस तरह का रेशियो चलता है। दे आर नॉट वेरी कॉमन एनोमलीज, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। और अगर ऐसे हेमिमेलियाज हो रहा है या प्रॉक्सिमल फेमोरल फोकल डेफिशिएंसीज हो रहे, तो उसका बहुत सही तरीके से डायग्नोसिस हम लोग पहले ही कर सकते हैं। और इन बच्चों में जब ये बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनको प्यार करना, उनकी देखभाल करना। ये बच्चे कभी भी मंदबुद्धि या ऐसे नहीं होते, ये वैसे ही दूसरे बच्चों के जैसा होता है, सिर्फ वो लोग दिखने में अलग होते हैं। उनका एक पैर नहीं होता है, एक पैर छोटा होता है, तो उनको उसी तरह डील करे समाज, मम्मी पापा उनको उसी तरह डील करे, और डॉक्टर भी उनको गाइड करे कि उसको हेल्दी चाइल्डहुड देना है अपने को। उनको बार बार हॉस्पिटल बुला के अपने को दुखी नहीं करना है। मैं जब भी किसी बच्चे को देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि ये जब स्कूल जाएगा, इसको हम लोग इस चीज को कैसे ढक के भेजे, आप समझ रहे हो ना। बिकॉज टीनेज के बच्चे वो जो हम लोग पैर देते हैं ना, नकली पैर, वो आसानी से नहीं पहनते, उनको थोड़ा सा शर्म आती है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स अपने को देखना पड़ता है, बच्चे को एक हेल्थी माइंड के साथ बड़ा करना पड़ता है, और मम्मी पापा को इतना कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है कि आपका बच्चा एक दूसरे बच्चे के जैसा इक्वली इस सोसाइटी में जीवन बिताएगा। लेकिन यस, ये बच्चा 100% नॉर्मल नहीं होगा, और उसको उतना सा हेल्प आप कर दे कि ये एक नॉर्मल लाइफ जी सके। धन्यवाद। मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी, आपको आपके सवालों का उत्तर मिल गया है, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने शैलेंद्र जी के सवाल का आंसर दिया। हमारे साथ हमारे ऑडियंस में प्रकाश पाटीदार जी हैं, वे मैम आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि माय बेबी वंदना पाटीदार who was 1 day old has been treated successfully today by Dr. Devshri. So प्रकाश जी, आपकी विशेष मैम तक पहुंच गई है, एंड आई होप कि आपका बेबी हेल्दी रहे, ठीक है ना। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन ऑलवेज अप्रोच मैम। सो थैंक यू सो मच मैम, व्हाट यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। ओके, सो मूविंग ऑन, we have another question from Mr. Nirmal Kumar Chaubisa. Okay, so Mr. Nirmal Kumar Chaubisa is asking, what causes limb abnormalities? जैसे मैंने आपको समझाया कि ज्यादातर ये जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होती है। हमारे शरीर में हम सेल से बने हुए होते हैं, सेल के अंदर एक डीएनए होता है, वो डीएनए में जब उनकी सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाती है, उसको हम लोग जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी बोलते हैं। और उसके वजह से हम जब पेट में हम अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, तो उसका जब डिवीजन होता है, ये पैर और हाथ बनना 4था हफ्ते से चालू होता है पेट के अंदर। जब प्रेगनेंसी चालू हुई
चौथा हफ्ते से 7वां हफ्ते तक ये पैर और हाथ बनते हैं। सारे प्रॉब्लम उसी दौरान होता है। अगर उसमें डीएनए में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पैर या हाथ में कुछ डेफिशिएंसीज रह जाएंगे जो अच्छी तरह उसका ग्रोथ नहीं करने देंगे और उसी लिए ये विकृतियां आएंगी। बट देर आर अदर रीजन, जैसे मैंने आपको बताया, टोबैको, केमिकल एक्सपोजर, कुछ कुछ मेडिसिन और कुछ कुछ वायरल इन्फेक्शन, ये मम्मी को कभी नहीं होना चाहिए बिकॉज इसके वजह से विकृतियां आ सकती है बच्चों में। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक निर्मल कुमार जी को अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं एंड आई थिंक निर्मल कुमार जी, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दिन है कि डॉक्टर देवश्री ने खुद आपके सारे सवालों का उत्तर दिया है, आप फेसबुक लाइव के जरिए सीधा आपके घर में बैठे। सो थैंक यू सो मच निर्मल जी आपके क्वेश्चन के लिए एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर योर आंसर। कमिंग ऑन, जो एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स के थ्रू आता है कि किस तरीके के बच्चे इस डिफॉर्मिटी के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार जैसे कि आपने बताया कि बच्चा एक बहुत ही छोटे स्पेस में बड़ा होता है, तो अगर बच्चे ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो क्या उनके चांसेस ज्यादा होते हैं इस तरीके डिफॉर्मिटी होने के, या फिर किस तरीके के बच्चों के इस डिफॉर्मिटी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं? यस, आपने बहुत करेक्टली बोला। ट्विंस और ट्रिपलेट्स में इस तरह का डिफॉर्मिटी होना बहुत कॉमन चीज है, जिस कारण से कई बार मेरे पास ट्विन बच्चे आते हैं जिनके दोनों पैर दोनों तरफ से मुड़े हुए रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो सीटीवी नहीं होता है, जो सीटीवी बीमारी बोलते हैं हम लोग, कंजेनिटल टैलिपस इक्वाइनोवायरस, वो बीमारी अपने जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं। और ट्विंस में ज्यादातर जो देखा जाता है वो प्रेशर के वजह से, कम स्पेस होने के वजह से पैर मुड़े हुए रहते हैं। कई बार मेरे को आई थिंक 500 किलोमीटर दूर से पेरेंट्स आए मेरे पास ये गलतफहमी लेके कि मेरे दोनों बच्चों का पैर मुड़े हुए हैं। वो पैर जो होता है, आप जैसे ही आप उनको पकड़ोगे और जैसे ही सीधा करोगे ना, वो बिल्कुल नॉर्मल पैर जैसे दिखते हैं। तो उनमें वो बायलैटरल सीटीवी नहीं होते, उनको जस्ट सिंपल एक मसाज की जरूरत होती है और ज्यादातर ये ट्विंस और ट्रिपलेट्स में देखा जाता है और ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द पेरेंट्स गेट द करेक्ट डायग्नोसिस from the specialist, because the diagnosis is most important in deciding the line of treatment. सो ऑडियंस, जैसे कि आपने सुना कि मैम एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं कि आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं करेंगे, बस अपनी गट फीलिंग या फैक्ट पे चलेंगे, सो उस तरीके से कभी किसी चीज का इलाज पॉसिबल नहीं है। आज बहुत बार होता है कि हमें एक छोटा मोटा खांसी जुकाम होता है, हमें लगता है कि हम खुद की ही दवाई लेके खा लें घर से, ठीक है, डॉक्टर भी वही दवाई लिखेगा, तो हर बार उस चीज का सोल्यूशन नहीं होता। कभी आपको हर बार एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। यदि आपको लगता है कि हाँ किसी तरह की तकलीफ है, तो आप जरूर एक्सपर्ट को दिखाएं, जरूर डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर आपकी हर तरीके से सहायता करेगा। और जहां तक कि पीडियाट्रिक्स में डिफॉर्मिटी का सवाल है, आपको देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी एक पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि वो डिफॉर्मिटी एक्चुअल में हो ही नहीं, हो सकता है उसका इलाज बहुत ही आसान हो, जिसको आप एक सर पे एक पहाड़ की तरह लेके बैठे हैं कि नहीं इसका तो इलाज ही संभव नहीं है। आप दुखी होकर बैठ जाएंगे कि मेरे बच्चे का पैर टेढ़ा है, इसका इलाज संभव नहीं है। तो वैसा कुछ नहीं है। जब तक आप एक्सपर्ट या डॉक्टर से बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं, किस तरीके से इलाज संभव है, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलिए और एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए। ओके, सो और नमन, इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी। कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, जो कुल्ले बाहर रहते हैं बच्चों के, इट इज अ कॉमनली मिस्ड डायग्नोसिस। बच्चा ऊपर से नॉर्मल दिखता है, अगर दोनों तरफ हिप डिसलोकेटेड होते हैं तो दोनों पैर ही छोटे हो जाते हैं, तो उसीलिए दोनों पैर को कंपेयर करने का कोई चांस नहीं रहता है। और कभी कभी एक साइड डिसलोकेटेड रहता है, तो एक साइड डिसलोकेशन मिस होने का चांस कम होता है बिकॉज एक पैर छोटा दिखता है। तो फिर भी मैंने देखा है कि 1 महीने 1.5 महीने में मेरे पास पेशेंट आ जाते हैं। बट जिन बच्चों को दोनों तरफ के कुल्ले डिसलोकेटेड होते हैं, वो बहुत कॉमनली मिस हो जाता है। तो उसीलिए कभी भी कोई एक्स्ट्रा फोल्ड अगर पैर में दिख रहा है, या पैर छोटा बड़ा दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि बच्चों में पैर के मूवमेंट में कोई कमी है, बाकी हाथ हिल रहा है, पैर कम हिला रहा है बच्चे को,
तो आप ये जो आपका जो शक है ना, इसको एक डॉक्टर को जरूर बोले कि डॉक्टर साहब ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। उससे क्या हम आगे आगे डायग्नोस कर जाते हैं। और कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप एक सिंपल कपड़े का हम लोग पाउलिक हार्नेस करके चीज बना के देते हैं, एक बेल्ट से उसके पेट में हम लगा देते हैं और उस पैर को हम लोग जैसे मेंढक नहीं होता है, मेंढक के पोजीशन में डाल देते हैं। बस इतना सा करना होता है और बच्चा ठीक हो जाता है। और यही चीज अगर आप मिस कर जाए और बच्चा 6-7 महीने का हो जाए और तब ये डायग्नोस करते हैं, या 1 साल का हो जाए, तब यही चीज हम मेरे को ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ता है। तो मैं वही चीज आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि जब भी आपको कोई भी शक हो, उसको एक किसी को दिखा के डायग्नोस अपने हाथ में ले ले कि ओके मेरे को ये हुआ है, मुझे ये करना है। आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आप उस रास्ते को पकड़ के आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैम। आज शायद जो आपने एडवाइस दी है बहुत सारे बच्चों की जान बचा लेगी, और बहुत सारे बच्चों को इस तरीके की बीमारियां आने से पहले ही माँ बाप को सचेत कर देगी कि अगर इस तरह की बीमारी है और समय पर अगर वो डॉक्टर को दिखाएं तो इसका इलाज जल्दी संभव है। और हर चीज का इलाज एक सर्जरी के थ्रू नहीं होता। अगर हमारे पास आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बहुत ही इजी मेथड से उनका इलाज कर सकते हैं, देन आई थिंक इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, एंड the parents doesn't need to worry at all about their child with any kind of deformity. Okay. Ma'am, Yes. one question that most of the patient ask us कि क्या बच्चे के बर्थ के टाइम पर ही वो डिफॉर्मिटी या फिर अंग विकृति दिख जाती है उनको, या फिर एक बार बच्चा प्रॉपरली पैदा हो गया उसके बाद 2-4 महीने बाद भी वो विकृति दिखनी चालू होती है? क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी होती है कि एक बार बच्चा अच्छा हेल्दी पैदा हो गया उसके बाद ये विकृति दिखनी चालू हो? हेल्दी बच्चों में इसका बैटरी है, हेल्दी बच्चों में कुल्ले का डिफॉर्मिटी मिस होने का बहुत चांस रहता है नमन, बिकॉज ऑफ विच मैंने एक स्पेशल मेंशन कुल्ले का किया था। बाकी जो हाथ और पैरों की फुट की जो डिफॉर्मिटीज होते हैं वो आंखों से दिख जाता है, तो वो अर्ली डिटेक्शन का चांसेस रहते हैं। और जो छोटा बड़ा पैर होता है ना वो भी आसानी से दिख जाता है, बिकॉज पेरेंट्स खुद देख पाते हैं कि मेरा ये पैर छोटा है बच्चे का, हाथ टेढ़ा है, ये सारी चीजें। कुल्ले एक जगह है जो बहुत मिस हो जाता है, उसीलिए मैंने आपको स्पेशली कुल्ले का मेंशन किया कि बच्चों में कुल्ले और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, हमारे जो रीढ़ की हड्डी की डिफॉर्मिटीज होती है, अगर रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक बाल का गुच्छा दिख रहा है या कोई कलरेशन दिख रहा है ब्लू कलर का या इस तरह का, तो वो जगह को जरूर एक डॉक्टर से एग्जामिन कराए कि इसमें हम लोग कुछ मिस तो नहीं करा है। बिकॉज एक स्कोलियोसिस बोल के बीमारी होती है जिसमें जन्मजात विकृति वर्टेब्रल कॉलम में होती है, तो वो अगर हम लोग अर्ली एज में हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो उस विकृति को हम लोग एक ऑर्थोसिस पहना के रीढ़ की हड्डी को अर्ली स्टेज में डील कर सकते हैं, उससे बच्चा टेढ़ा नहीं पड़ता। अदरवाइज जैसे ही बच्चे 5-6 साल का हो जाते हैं फिर वो रीढ़ की हड्डी की टेढ़ापन दिखना चालू होता है। तो उसीलिए मैं आपको अगेन बार बार बोलूंगी कि जैसे ही आपको डाउट हो आप उस डाउट को क्लियर कर ले। थैंक यू सो मच मैम। सो जैसे कि आपने सुना, मैम ने इतनी अच्छी बातें बोली हैं कि किस तरीके से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैम, हमारे पास एक क्वेश्चन आए हैं मिस्टर दीपक गुप्ता के द्वारा। मिस्टर दीपक पूछना चाहते हैं कि मैम, आप फ्लैट फुट का क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? क्या फ्लैट फुट का ट्रीटमेंट पॉसिबल है बच्चों में? क्या उनको बचपन से ही फ्लैट फुट का ट्रीटमेंट देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं। यस, फ्लैट फुट अपने नॉर्मल दो टाइप के फ्लैट फुट होते हैं, एक पैथोलॉजिकल फ्लैट फुट होता है और एक फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट होता है। फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट अगर बच्चे के माँ या बाप या दादी या नानी किसी के अंदर ये फ्लैट फुट है तो वो उनको होगा, हो सकता है, और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फुटवेयर, कोई भी ऑपरेशन से ये जो मीडियल आर्च जो हम लोग मिसिंग दिखते हैं ये हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते। उन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आगे जाके 35-40 इयर्स के एज में हल्का सा एक फटीग पेन चालू होता है उनके फ्लैट फुट में, एंड उसमें कसरत करके हम लोग थोड़ा सा फुटवेयर को चेंज करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो पैथोलॉजिकल पेस प्लेनस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्लैट फुट, उसमें टार्सल कोएलिशन होता है। मीन्स हमारे एंकल जॉइंट में 5 और हड्डियां होती है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकती है। अगर वो पैथोलॉजिकल जॉइंट्स है उन हड्डियों के अंदर, वो बहुत अर्ली उम्र में हम लोग सीटी स्कैन के द्वारा या एमआरआई के द्वारा उसको डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर टार्सल कोएलिशन बहुत एडवांस स्टेज में है तो उनकी एक सर्जरी होती है।
जो बेसिकली फ्लैट फुट एक प्रेजेंटेशन है, एक सिम्टम है, उसका कारण कुछ और होता है, तो कारण को अपने को ट्रीट करना चाहिए, टार्सल कोएलिशन को ट्रीट करना चाहिए, और फ्लैट फुट हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही बेहतरीन आंसर था, एंड आई थिंक सर को भी अपने आंसर का जवाब मिल गया है, एंड आई थिंक हमारे ऑडियंस बहुत खुश है जिस तरीके से आपने हर हर क्वेश्चन का आंसर दिया है और जिस तरीके से आपने उनकी समस्या का समाधान करा है। मैं वापस कहता हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैम उसका आंसर देना चाहेंगी। मैम हमारे पास एक और क्वेश्चन है सिड जैन जी द्वारा। वो पूछते हैं कि इज देयर एनी फैसिलिटी टू ट्रीट सम ऑफ द वर्टिब्रल डिसऑर्डर्स लाइक लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलोसिस इन चिल्ड्रन? यस, तो जैन जैन साहब, ये आपके बच्चे की उम्र के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग स्कोलियोसिस या काइफोसिस या सिंपल लॉर्डोसिस तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लॉर्डोसिस में प्रॉब्लम हिप जॉइंट्स का होता है सर। तो अगर आप अलग से मुझे इस सेशन के बाद कुछ डिटेल्स भेज पाएंगे पेशेंट का तो वो बेटर होगा। लॉर्डोसिस यूजुअली इज अ कॉज व्हिच इज कॉज्ड बाय द हिप डिफॉर्मिटीज, and scoliosis and kyphosis, yes, it is a deformity of the spine, and it depends upon the age at which the child has presented. If it's a very early stage scoliosis and kyphosis, हम लोग एक MRI कर लेंगे बच्चे का। अगर कोई congenital anomaly नहीं है, जैसे हम लोग हेमी वर्टिब्रा, जो अपने वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं वो आधा ही डेवलप होता है, उसके वजह से वो टेढ़ा होता है, तो उस आधे वर्टिब्रा को हम लोग को निकालना पड़ता है और फिर जाके पीछे इंस्ट्रूमेंटेशन करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ केस यू आर टॉकिंग अबाउट। ये कंजेनिटल विकृतियां जो होती है इनमें बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, तो इसमें जनरल आंसर्स देना गलत हो जाएगा मेरी तरफ से। पूरा पेशेंट डिटेल्स और पेशेंट की प्रेजेंटेशन, एज, हिस्ट्री, ये सब लेके हम लोग ट्रीटमेंट बता पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। सेठ जी अब आपको पता है क्या करना है। इस सेशन के बाद आप हमारे कॉल सेंटर पे फोन करके आप मैम का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैम का ओपीडी टाइमिंग रहता है सुबह 11 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक। आप जब भी अवेलेबल हो आप मैम को आइए, पूरा केस बताइए, एंड आई एम श्योर जिस तरीके से आपने मैम की बातें सुनी है मैम आपको इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से बताना चाहेंगी। मैम एक हमारे पास ऑडियंस से क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज काफ लिफ्ट पैलेट एंड इट्स प्रिवेंशन? क्या आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगी मैम? Yes, this is a cleft lip, cleft palate. There is a little spelling mistake. Okay, this is a cleft lip and cleft palate. So this is also again a congenital anomaly of the face, जहां अपने बच्चे में अपने जो लिप वाला पोर्शन होता है बीच में, वो हमारा जब बच्चा पेट में ग्रो करता है वो दोनों तरफ से ग्रो करके ऐसा बीच में ज्वाइन होता है। आप समझ रहे हो, सारे सेल्स आके बीच में ज्वाइन होता है। तो जब हम पेट में रहते हैं, जब ये मिडलाइन फ्यूजन्स की प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, तो इधर एक गैप रह जाता है अपने नाक और होठ के बीच, और कई बार ये गैप पीछे पैलेट तक जाती है। अपने मुंह के अंदर जो पैलेट होता है उसमें भी वो गैप रह जाता है। तो इनकी सर्जरीज होती है, ये कंजर्वेटिवली ट्रीट नहीं होता है, और ये आप बच्चे को आप दिखा सकते हैं, और इस गैप को हम लोग रोटेट करके हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। प्लस अपना जो पीछे वाला जो पैलेट है जहां गैप पड़ी है उसको भी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज करके उस गैप को क्लोज करना पड़ता है। दिस इज अ टोटली सर्जिकल फील्ड। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट will never be treated conservatively. ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर आंसर। आई थिंक सोनू जी अगर आपके फैमिली में या फिर आपके नेबर्स में, फ्रेंड्स में किसी को भी इस तरीके की तकलीफ है तो आप हमारे कॉल फ्री सेंटर पे फोन कर सकते हैं, मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। आप मैम से उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपके केस को डिटेल में बता सकते हैं सो दैट मैम आपको और बेटर ट्रीटमेंट बता पाएंगी। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। मैम जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट पहले पॉसिबल नहीं था। पहले अगर आज बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी या विकृति आती थी तो आज से 10 साल पहले हो सकता है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो। तो आप कुछ कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे कि 10 साल में क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं ताकि ये विकृतियों को सही करा जा सके या फिर ये डिफॉर्मिटीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके? तो वुड यू लाइक टू टेल समथिंग कि हाँ ये आज मशीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में या फिर इस तरीके के प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं? Yes. First of all, I would like to thank the technology
फॉर द अल्ट्रासोनोग्राफी। आजकल हमारे पास इतने अच्छे अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन्स आ गए हैं कि वेरी अर्ली डिटेक्शन ऑफ कंजेनाइटल एनोमली मीन्स जन्मजात विकृति पॉसिबल है। सो वो आधा रास्ता डॉक्टर के लिए आसान कर देता है कि हम लोग को पता है कि बच्चे में ये डिफॉर्मिटी आएगी और हम लोग ऑलरेडी उसका तैयारी चालू कर देते हैं। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी हमारे को हेल्प करता है इन सब डिफॉर्मिटीज को कैलकुलेट करने में। आजकल बहुत अच्छी डिजिटल एक्सरेज आ गई हैं जिनके अंदर ही आप ये सब डिफॉर्मिटीज एक्सरे लेने के बाद बच्चे का आप डिफॉर्मिटी कैलकुलेशंस कर सकते हो और एग्जैक्ट किस एंगल में क्या तकलीफ है वो आप समझा सकते हो पेरेंट्स को। और ऑपरेशन प्लानिंग में भी बहुत हेल्प होता है ये सब टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के वजह से। थर्डली, हमारे जो लिम्ब डेफिशिएंसीज के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही लाइट टाइप के प्रोसेसेस आजकल आ गए मार्केट में। टाइटेनियम मटेरियल के हम लोग हल्के प्रोसेसेस यूज करते हैं जिनके पैर मिसिंग होते हैं और उनके जो अटैचमेंट के तरीका होता है ना बॉडी के साथ, उस ऑर्थोसिस या प्रोसेसिस का अटैचमेंट का तरीके में भी बहुत एडवांसमेंट आई है। तो बच्चे जैसे एक पैंट के नीचे भी उस प्रोसेसिस को पहन के खेल सकता है बॉल बाहर, तो बहुत ज्यादा समझ में आती नहीं है। तो हर फील्ड में टेक्नोलॉजी अपने को हेल्प करते हैं और सर्जरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एडवांसमेंट्स चलते ही रहते हैं हमारे को, उसीलिए हम कभी भी नहीं बोल सकते हम स्टूडेंट नहीं है। हर रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, हमको पढ़ना पड़ता है और अपने को अपडेटेड रहना पड़ता है। Thank you so much, ma'am. That was really wonderful from you. We have a question from Mr. Puneet Sharma. So, Mr. Puneet Sharma is asking, does the flat foot creates difficulties in running? Flat foot as such will not create any difficulty in running. आपको अगर फ्लैट फुट है तो आप एक काम करो, आप सैंड पिट एक्सरसाइज करना है आपको। घर पे एक छोटा सा 2-3 फीट डीप सैंड का पिट बना लीजिए और उसके अंदर आप अगर जॉगिंग करेंगे तो आपके जो फुट मसल्स है वो डेवलप करना चालू कर देंगे और उससे क्या, आप जब रनिंग करेंगे तो वही फुट मसल्स आपको सपोर्ट करेंगे और आपको पेन कम होगा। और कोई भी फ्लैट फुट में अगर जूते के अंदर आप कुछ पहन रहे हो, उस पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ओवर द लास्ट मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, flat foot, the physiological ones, they don't improve with any orthosis, prosthesis, whatever you have worn inside the shoe, but आपको एक्सरसाइज जरूर हेल्प करती है। तो आप सैंडपिट एक्सरसाइज चालू करें, आप इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ ले, सैंडपिट एक्सरसाइज के बारे में हम लोग गाइड कर देंगे और आपको रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्लैट फुट की वजह से। मैम, पुनीत शर्मा जी वापस पूछ रहे हैं कि क्या लॉन्ग रनिंग में इससे कुछ प्रॉब्लम आती है फ्लैट फुट से? मतलब एक तो नॉर्मल रनिंग में तो ठीक है, बट क्या लॉन्ग रनिंग में इश्यूज करते हैं? आपका फुटवेयर बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए, है ना। जैसे हम प्यूमा, नाइकी, इस तरह के कंपनीज के आप जो आप लेट्स से मैराथन करना चाह रहे हो, है ना, यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विथ योर फुटवेयर। फुटवेयर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लैट फुट। तो आप जो फुटवेयर से कंफर्टेबल हो, आप अपने जिम ट्रेनर इससे आप राय ले सकते हैं कि आप फुटवेयर कौन सा यूज करें और थोड़ा सा आप सैंडपिट एक्सरसाइज कर ले और फिर आप उस रनिंग पे जाए। आई एम श्योर कि आपको 6 मंथ्स अगर आप सैंडपिट एक्सरसाइज करेंगे और फिर आप रनिंग करेंगे, आप लॉन्ग आवर्स रन कर पाएंगे, लेकिन पेन नहीं होगा आपको। और यंग पेशेंट्स में तो पेन होता ही नहीं है। 35 एंड अबव फ्लैट फुट में यस थोड़ा सा एक फटीग पेन डिस्क्राइब्ड है, होता है, लेकिन वो एक्सरसाइज से आप काफी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। पुनीत जी, लगता है कि आपको आज जो भी इश्यूज थे मैम ने उनका बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है, एंड जो आप मैम की एडवाइस है उस मैम की एडवाइस को आप मानेंगे, एंड आई होप कि अगर आपको किसी भी तरीके के इश्यूज हैं सो आप उनको बताइए, आप जल्दी एक एक्सपर्ट को दिखाइए एंड आपके सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा। मैम, एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है डॉक्टर बी एस सैनी से। डॉक्टर बी एस सैनी पूछते हैं कि मैम, अगर बेबी 5 मंथ्स का हो जाता है फिर भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी पूरा क्लियर नहीं दिख पाता, उसका क्या कारण है और इससे आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बेबी पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है। हाँ, तो आप इसमें कुछ अगर आप कुछ कंजेनिटल एनोमली आप सस्पेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो आप उस बेबी को प्लीज एक दूसरा अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर में भेजे, है ना। आजकल ऐसा कभी नहीं होता है कि कंजेनिटल एनोमली जो बहुत ऑब्वियस है जो डिटेक्ट नहीं हो, है ना। तो हम लोग ये सारे डिटेक्शन कर सकते हैं
आई थिंक मैम का कुछ कनेक्शन में इशू आ रहा है. विल बी कनेक्टिंग मैम वेरी सून. ओके, सो देखिए, जैसे कि आज मैम ने आपको बताया कि आपके लिए क्या जरूरी है. आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है डायग्नोसिस करना. आज पुराने समय में जितने भी मिथ्स आ रहे थे कि बच्चा का आज पैर टेढ़ा है, या फिर बच्चा आज पैर सीधा नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी ग्रह नक्षत्रों के कारण से हुआ है, या फिर बच्चे को श्राप मिला है, पुराने जन्म का कुछ है, तो इस तरीके की आप भावनाएं कभी मत रखिए बच्चे के लिए. आज हर बच्चा, जैसे कि हम बोलते हैं कि हर बच्चा एक भगवान की देन होता है. सो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आप एक एक्सपर्ट की सलाह लें. जब तक आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप एक्सपर्ट के पास डायग्नोसिस नहीं लेंगे, तब तक आपको चीजों का सोल्यूशन नहीं मिलेगा. तो आज आपके लिए जरूरी है कि अगर आप किसी भी तरीके का दिक्कत फेस करते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी भी तरीके का आपको लगता है कि आज हाँ बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर कोई ना कोई विकृति है, तो आपको क्या करना है उसके अंदर. सबसे पहले उसको, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 1 या 2 दिन में ही किसी अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखवाइए. पीडियाट्रिक सर्जन आपको एक बहुत ही अच्छी सलाह देगा. हो सकता है कि बच्चे को सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े. ठीक है, आज हमारे पास इतने बेहतरीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज हमारे पास इतने बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर देवश्री चपरवाल जैसे, कि आज आपका बच्चा किसी भी संकट में हो, वो उस संकट से बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं. और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. आप अगर कमेंट बॉक्स में नहीं डालना चाहते हैं तो आप मैम का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि आपने मेंशन करा था कि आप, मैम का ओपीडी टाइम रहता है 11 से 2 बजे तक. चलिए अब हम मैम से वापस जुड़ते हैं कि किस तरीके से हम आगे क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, सो मैम, वी हैव इन आवर ऑडियंस डॉक्टर रूपाली गुप्ता. डॉक्टर रूपाली गुप्ता says that Dr. Rupali Gupta is also a female orthopedic surgeon. So she has a question. Okay, so she's asking, please tell something about tight TA in a 2-year-old kid. Yes. So in a 2-year-old kid, if there is a tendo HLS tightness, initially you have to assess the central nervous system, Dr. Rupali, because sometimes it's an unnoticed brain hypoxia that has caused the tightness of the tendo HLS. So I think you should get a very detailed neonatal as well as the prenatal history with an MRI of the brain. If that turns out to be all right, then this tight TA can be dealt with a kind of, it depends upon how tight the TA is. If it's a severe deformity, it will require a surgery. Not now. First start stretching, physiotherapy, wait for the child to at least undergo physiotherapy for next 1 year. Then also, if there is no deformity improvement, then please assess the child whether he'll go for the surgery or not. Okay, thank you so much, ma'am. I think Dr. Rupali, ma'am has answered all your questions regarding what is tight TA and how it can be dealt with. If you have any other question, feel free to connect ma'am offline, or you can drop any other questions if you have. Okay, so ma'am, we would just like to know that how Mewar Group of Hospitals, being so many branches, okay, if you are facing such kind of deformity case in this lockdown period, how are you dealing with such type of people? Let's just say if I'm a resident of Ujjain, okay, and if I face such a problem, do I need to come to Udaipur, or how are you dealing in this lockdown situation? How is Mewar Hospitals dealing with this situation? So Naman, we have a very strong inter-center communication. We have a very strong relationship with our doctors. So all our centers have got orthopedic consultant surgeons who, when they face a congenital anomaly in their OPD, will contact me immediately, send the necessary investigations, whatever they could have done in their center, and then I advise them in how many days or how many, let's say, week the child should meet me. Because of certain lockdown restrictions that we are having at the present moment, we are not able to get the patient immediately to me. So then I advise them what they can do there at their center at that moment in time. And eventually within 3 to 5 days, the patient reaches me.
I actually, the first consultation, I have to see the child with my own eyes. I will not give any diagnosis, any line of treatment without examining the child myself. As I told you, in a child with any congenital anomaly, जन्मजात विकृति, इसमें मेरे को हार्ट देखना पड़ता है, गुर्दा देखना पड़ता है, मेरे को वर्टिब्रल कॉलम देखना पड़ेगा, उनकी बाकी सारे अंग देखने पड़ेंगे. अगर बाकी सब नॉर्मल है, तब जाके हम अपना ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं. तो एक बार तो बच्चे को मेरे को देखना ही पड़ता है. नेवर माइंड, अगर लॉकडाउन की वजह से वो इमीडिएटली नहीं आ पा रहे, 3 दिन बाद 5 दिन बाद सही, लेकिन वो हमारे को पहले दिखा के जाते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड. Thank you so much, ma'am, for that. Dr. Rupali Gupta. Okay, so she is asking in tight TA, dorsiflexion possible up to neutral. Baby is wearing AFO since 4 months on passive dorsiflexion. 5 degrees of DF possible. Please tell how to proceed. So yeah, ma'am. So, if you like to add on something. This is yeah. So I would like to, I just want to confirm from Dr. Rupali whether the knee is an extension or flexion when she is examining. Is it possible for me to get that answer? Sure. No. Rupali ma'am, Rupali ma'am, can you please write down what ma'am is asking? Okay, ma'am, can you please repeat your question to Dr. Rupali again? Whether the knee on the affected limb is in flexed position or extended position when she is able to dorsiflex the limb. Okay, so I think by the time Dr. Rupali is giving the answer, ma'am, would you like to give? Okay, so she has given the answer. She says that the knee is neutral. In extension, isn't it? So I think we can continue with the stretching and the physiotherapy. If you are getting fibrillary dorsiflexion, please do continue the same treatment and please get an MRI of the brain done. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dr. Rupali, for your questions. I think ma'am was able to give all the answer. So, ma'am, thank you so much for your time. Okay, I know you have a very busy schedule and you have given some of your precious moments to us. We also thank Mewar Group of Hospitals that they have given such a good opportunity to me to moderate this session. Also, thank you so much, Mewar Group of Hospitals, that they have started an initiative to reach everyone's home. Okay, thank you so much, ma'am, for your time. I would like to just say the audience that if you have any other questions, okay, just type in the comment box, and you can always book an appointment with ma'am. The OPD time of Dr. Deshish Aparwal is from 11 a.m. to 2 p.m. You can call on our toll-free number if you have any issues Thank you so much, Devshri ma'am. If you have any closing remarks, we would be obliged. Yes. Naman, thank you very much for the opportunity. I just want to serve the 2 states of where my hospitals are, Rajasthan and Madhya Pradesh, to the best of my capabilities. I think no child, at least in these 2 states, should go undiagnosed with a congenital anomaly, and it should be treated and diagnosed at the right time, and then we should get a happy childhood for the child. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for a wonderful and informative session. I hope कि ऑडियंस में आज जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है किस तरीके से वो इस विकृतियों से बैटल कर सकते हैं और किस तरीके से इन विकृतियों को सुलझाया जा सकता है. So again, thank you so much for your time and thank you so much, Mewar Hospital. This is Naman Singhal signing off from today's session. We hope to see you soon. And if you have any issues, do post in comment box. You can also book your appointment online via our toll-free number. Or if you have more concern, if you would like to know more about Mewar Group of Hospitals, you can visit our website. Thank you so much. Thank you very much.